नमस्कार दोस्तों, शेयर इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम एशियन पेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जिसमें हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, उनके प्रोडक्ट्स, टॉप कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, रॉ मटेरियल सप्लायर्स, सप्लाई चेन, कंपनी के मार्केट शेयर, यूएसपीज और कंपनी के मैनेजमेंट की ओवरव्यू करेंगे। तो इन सभी पैरामीटर्स पे हम कंपनी का क्वालिटी चेक करेंगे। साथ ही क्वांटिटी एनालिसिस करेंगे जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल्स डेटा जैसे कि पीएनएल, बैलेंस शीट्स, कंपनी के रेशियोज, कॉर्पोरेट एक्शंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आदि जानकारी को समझेंगे। इन दोनों तरीकों से हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस खोजेंगे और साथ ही अपना व्यू, अपनी राय रखने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्वालिटी एनालिसिस कर लेते हैं। एशियन पेंट्स की शुरुआत 1942 में 4 दोस्तों ने मिलकर मुंबई में की थी। कंपनी कोटिंग पेंट सेगमेंट में डेकोरेटिव पेंट्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, कलर डिजाइनिंग, डेकोर कंसल्टेंसी का काम करती है। साल 2013-14 में कंपनी ने अपने बिजनेस में कुछ नए बिजनेस भी ऐड किए, जैसे कि बाथरूम फिटिंग्स, मॉड्यूल किचनवेयर, वार्डरोब, एडेसिव्स आदि। हाल के समय में कोरोना के चलते कंपनी ने सैनिटाइजर्स और सरफेस डिसइंफेक्टेड भी मार्केट में लॉन्च किए हैं। कंपनी के मार्केटिंग और प्रोडक्ट की बात करें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि कंपनी शुरू से ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ कस्टमर सेंट्रिक ज़्यादा रही है। कंपनी ने अपने शुरुआती दिनों से ही कंज्यूमर बिहेवियर पर पूरा ध्यान दिया है और एक ईआरपी सिस्टम बनाई जिसमें कंपनी मार्केट सर्वे, कस्टमर्स के रिव्यू, डीलर्स के सुझाव आदि का एक डेटा तैयार किया और अपने सिस्टम में फिट करते गए और उसके मुताबिक ही कंपनी अपनी प्रोडक्ट डिजाइन करते थे और अपने जो भी कलर सेट्स है वो डेवलप करते हैं। और ये सिस्टम आज के डेट में भी कंपनी में उसी तरह से काम करती है और कंपनी इसकी मदद से मार्केट में काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाई है। कंपनी के पास एक 70,000 से भी ज़्यादा डीलर्स का एक बड़ा सा नेटवर्क है जो कंपनी को अपने दूसरे कंपटीटर्स के सामने मार्केट में एक अच्छी प्रेजेंस देता है। उसके साथ साथ कंपनी के पास 450 से भी ज़्यादा पेंट सिलेक्शन के अलग से स्टोर्स भी अवेलेबल है, जो कहीं ना कहीं उनको दूसरे अपने कंपटीटर्स के आगे रहने में मदद करता है। एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि कंपनी का जो ये बिजनेस मॉडल है उनको कई सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इतने सालों से कंपनी अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे रख पाई है, उनमें उनका ये मार्केटिंग मॉडल किस तरह से उनको हेल्प करता है। तो चलिए हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। एशियन पेंट्स इंडिया में नंबर 1 है पेंट सेगमेंट में। दूसरा, 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2.8 बिलियन रहा था। कंपनी अपने नज़दीकी राइवल्स कंपटीटर से 3 गुना बड़ी कंपनी है। एशिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पेंट कंपनी और दुनिया की 9वें नंबर की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। 15 देशों में 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ 60 देशों में ये अपने बिजनेस रन करती है। 50 से भी ज्यादा सालों से ये पेंट सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। सेंसेक्स के S&P 30 इंडेक्स का हिस्सा है, साथ ही साथ निफ्टी 50 का भी ये पार्ट है। कंपनी के पास 7,500 से भी ज्यादा वर्कफोर्स है। ये तो हो गई कंपनी की कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की बात। अब कंपनी की प्रोडक्ट रेंज को अगर हम देखें तो उनमें आपको इंटीरियर पेंट्स, एक्सटीरियर पेंट्स, मेटल फिनिशिंग, वुड फिनिशिंग, एडेसिव्स, वाटरप्रूफिंग, बाथ फिटिंग्स, किचनवेयर, वार्डरोब की एक लंबी रेंज मिलेगी। कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट की हम बात करें तो एशियन पेंट्स का रॉयल, ट्रैक्टर इमल्सन्स, एपिको लाइट, एपिको मेट, स्मार्ट केयर, ये सारे प्रोडक्ट्स इनके कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो लोगों के दिमाग में अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हैं। कंपनी ने फॉरेन बिजनेस में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देख के साउथ एशिया में कुछ कंट्रीज में अपने बाथ फिटिंग्स और किचनवेयर्स की प्रोडक्ट भी अभी हाल ही में लॉन्च की थी। अब कंपनी के मार्केट शेयर और मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ भी एशियन पेंट्स 2,41,500 करोड़ के साथ टॉप पे बनी हुई है, जबकि उनका सबसे नजदीकी कंपटीटर बर्जर पेंट 69,900 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पे, केंसेन नेरोलेक 29,600 करोड़, इंडिगो पेंट 11,012 करोड़ और एक्जो नोबेल, जिसे हम ड्यूलक्स नाम से ज्यादा जानते हैं, ये 10,108 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रखता है। मार्केट शेयर की बात करें, एशियन पेंट्स इसमें भी पहले नंबर पे है। 2020 का डेटा हम देखें तो कंपनी का मार्केट शेयर 39% रहा था, यानी कि अगर 100 रुपये का भी माल बिकता था पेंट का तो उनमें से 39 रुपीज़ का माल सिर्फ एशियन पेंट्स का ही होता है।
कस्टमर्स और सप्लायर का डेटा हम देखें तो हमें ये चीज़ मालूम पड़ती है कि कंपनी का पेन बनाने के लिए जो भी प्राइमरी कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो क्रूड ऑयल मेनली होता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशंस आता है, कुछ भी उलटफेर होता है, तो उसकी सीधी इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट मार्जिन पे देखने को मिलती है। हाल ही में आपने ये देखा होगा कि जब क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत कम हो गए थे, तब पेन सेक्टर्स के सभी स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिली थी। तो ये चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इतने इम्पोर्टेंट शायद ना हो, पर जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं या जो भी शॉर्ट टर्म्स ट्रेड करते हैं, इवेंट बेस्ड ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको भी ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी ज़रूरी है। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो हमें ये साफ पता चलता है कि कंपनी का फोकस रिटेल बिजनेस पे ज़्यादा है। वहाँ से ही कंपनी का 84% का रेवेन्यू आता है, जबकि इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में कंपनी 11.60 यानी तकरीबन 12% वहाँ से अर्न करती है। इंटरनेशनल सेगमेंट से 2.4% अर्न करती है और होम इम्प्रूवमेंट से 2.3% रेवेन्यू अर्न करती है। अगर हम इसे दूसरे लैंग्वेज में देखें, कंपनी के पास इंटरनेशनल सेगमेंट और होम इम्प्रूवमेंट में अभी काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कंपनी फ्यूचर में आगे जाके इनऑर्गेनिक वे से दूसरी कंपनी को एक्वायर भी कर सकती है और अपने जो भी दूसरे सेगमेंट्स है उस पर भी ज़्यादा फोकस कर सकती है और कैपेक्स प्लान के थ्रू इन दोनों सेक्टर में फोकस कर सकती है। ये चीज़ें भी एक हिडन हिंट होती है जो हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले ये सवाल आता है कि कंपनी इतने सालों से, तकरीबन 50 सालों से नंबर 1 की पोजीशन पे है, अपने राइवल से काफ़ी आगे निकली हुई कंपनी है, प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अच्छे है और कंपनी मार्केट शेयर भी अच्छा रखती है। तो ऐसी क्या खूबियाँ है, ऐसे कौन से एंट्री बैरियर्स कंपनी ने क्रिएट किए हुए हैं जो कंपनी को एडवांटेज देते हैं? तो हम उसके वही एंट्री बैरियर्स एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कुछ 3 एडवांटेजेस है जिसकी वजह से कंपनी ये सब कर पा रही है। तो सबसे पहले हम बात करें तो उनका R&D और कस्टमर सेंस। जैसे कि हमने आगे बात की, कंपनी ने अपना एक पूरा R&D और रिसर्च का एक मॉडल बनाया हुआ है जिसमें कंपनी अपने कस्टमर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस करके उनका डेटा गैदर करती है, अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके सुझाव लेती है और मार्केट में दूसरी भी जितनी रिसर्च संस्थाएं हैं उनका डेटा लेके कंपनी उन पे रिसर्च करती है, लोगों के कलर सेंस को समझकर जियोग्राफिक वाइज प्रोडक्ट डिजाइन करती है, डेवलप करती है, नई प्रोडक्ट बनाती है और उस तरह से कंपनी एक एज हासिल कर लेती है अपने दूसरे कंपटीटर्स के ऊपर। दूसरी सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ देखें तो वो है इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। कंपनी की कई सारी ऐसी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो कस्टमर के दिमाग में एक खास जगह बनाए हुए है। कंपनी को ये चीज भी इतनी ही ज्यादा एडवांटेज देती है, जैसे कि एशियन पेंट्स रॉयल हो गया या नॉर्मल यूज करने के लिए हम ट्रैक्टर का इमल्सन यूज करते हैं, उस तरह से उनके जो वुड के प्रोडक्ट है, ये जो उन्होंने ब्रांड वैल्यू डेवलप की है वो कंपनी को एक एज देती है। तीसरी सबसे बड़ी जो इनके पास स्ट्रेंथ है वो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी के पास 70,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। FMCG सेक्टर्स में ये नंबर हो सकते हैं, पर अगर केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में 70,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर रखना बहुत ही बड़ी बात होती है। जितना FMCG में स्टॉक की मूवमेंट नहीं होती है उतना ज़्यादा एशियन पेंट्स अपना स्टॉक इंटरचेंज करती रहती है। तो ये चीज़ कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी को दूसरों से आगे रहने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में और उनकी कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फैक्ट हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला फैक्ट, कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। 75 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस्ड है एक ही सेगमेंट में, जहाँ पे कंपनी 50 सालों से लीडरशिप गेन करे हुए है। तो एक उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। दूसरा, टॉप मैनेजमेंट जो है अपना रेम्यूनरेशन काफ़ी कम लेते हैं। टोटल जो नेट प्रॉफिट होता है उनसे 5% या उससे कम रेम्यूनरेशन ले वो मैनेजमेंट अच्छा माना जाता है। जब इनका हम डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी 5% से तो क्या 1% के करीब करीब के जो इनके टॉप मैनेजमेंट है वो रेम्यूनरेशन चार्ज करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। तीसरा इनका सबसे अच्छा पॉइंट है, टॉप मैनेजमेंट में प्रोफेशनल्स वो उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक टिके हुए रहते हैं। इनके जो अभी के CEO है मिस्टर अमित सिंगले, वो कंपनी के साथ तकरीबन 30 सालों से जुड़े हुए हैं और इनके पहले के जो CEO थे
मिस्टर KBS आनंद, वो कंपनी के साथ 1980 से जुड़े हुए थे, यानी कि तकरीबन 40 सालों से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और ये भी 30 सालों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है क्योंकि एक स्टेडी मैनेजमेंट होता है तो पूरी प्रोसेस भी एकदम स्मूथ चल सकती है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये तो हुआ कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम कंपनी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उनके फाइनेंशियल डेटा को चेक करते हैं। आपके स्क्रीन पे कंपनी के 5 क्वार्टर के डेटा है ताकि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के डेटा को एनालाइज कर पाए। तो सबसे पहले सेल्स देखें तो दिसंबर 2020 में 6,788 करोड़ रुपए, सितंबर 2020 में 5,350 करोड़ रुपए और दिसंबर 2019 में 5,420 करोड़ रुपए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 27% का जंप और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% का जंप हमें यहाँ पे सेल्स में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो दिसंबर 2020 में 5,193 करोड़, सितंबर 2020 में 4,278 करोड़ और दिसंबर 2019 में 4,427 करोड़ रुपए। परसेंटेज में हम देखें तो 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनका एक्सपेंस बढ़ा है। दोस्तों यहाँ आप सेल्स ग्रोथ और एक्सपेंस ग्रोथ देखोगे तो समझ में आएगा कि जितने परसेंट से सेल्स बढ़ा है उतना एक्सपेंस नहीं बढ़ा है, यानी ये सीधा ग्रोस प्रॉफिट में इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें 6% का आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 27% जहाँ पे सेल्स बढ़ा है तो वहीं पे 21% ही एक्सपेंस बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% के सामने 17% यानी कि 8%। तो ये जो गैप है बीच में ये सीधे का सीधा उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में हेल्प करता है। ग्रोस प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2020 में 1692 करोड़, सितंबर 2020 में 1154 करोड़ और दिसंबर 19 में 1062 करोड़ रुपए, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 47% और ईयर ऑन ईयर 59% की प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मैंने ये दो जो परसेंटेज है वो एम्फेसिस किए हुए हैं, 47 और 59%। आप देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का 47% प्रॉफिट बढ़ा और ईयर ऑन ईयर तो 59%। काफ़ी एक्सेप्शनल रिजल्ट्स और काफ़ी एक्सेप्शनल डेटा हम इसको मान सकते हैं। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। दिसंबर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 1240 करोड़ रुपए, सितंबर 2020 में 840 करोड़ और दिसंबर 2019 में 760 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा था। परसेंटेज में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 48% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 63% का प्रॉफिट इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी चीज़ इसको हम मान के चल सकते हैं। अब हम बैलेंस शीट्स की बात करते हैं और बैलेंस शीट्स देख लेते हैं। यहाँ हम 5 साल का डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनका शेयर कैपिटल देखेंगे। 2016 में 95.92 था और मार्च 2020 में भी 95.92 है, यानी कि उनका जो शेयर कैपिटल है एकदम स्टेडी है। दोस्तों शेयर कैपिटल या तो डिक्रीजिंग मोड में होना चाहिए या तो स्टेडी होना चाहिए, ये इंक्रीजिंग मोड में नहीं होना चाहिए, ये डाइल्यूटिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टेडी है, यानी कि काफी अच्छी बात हम इसको मान सकते हैं। अब हम रिजर्व देखें तो मार्च 2020 में कंपनी का रिजर्व 9,357 करोड़ रुपए, वहीं मार्च 2019 में 8,747 करोड़ रुपए था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। पर हम 5 साल के होराइजन में देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कंपनी का मार्च 2016 में टोटल रिजर्व्स 4,867 करोड़ रुपए का था, जो 5 साल में डबल ऑलमोस्ट हो गया। यहाँ पे आप देखिए 4,867 करोड़ और यहाँ पे 9,357 करोड़ रुपए, यानी तकरीबन डबल इन्होंने अपना रिजर्व्स 5 साल में कर लिया है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पे सिर्फ 18.5 करोड़ का कर्ज है कंपनी पे, जो लास्ट ईयर 11 करोड़ रुपए के करीब करीब था, जो कि काफ़ी कम है। 18 करोड़ रुपए और सामने रिजर्व्स हम देखें तो 9,357 करोड़ रुपए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पे नील है। फिक्स एसेट्स देखें, कंपनी की फिक्स एसेट्स है यहाँ पे 5,068 करोड़ और मार्च 2016 में देखें तो 2,717 करोड़, यानी कि कंपनी ने 5 साल में अपनी फिक्स एसेट डबल कर ली। ये दोस्तों ये खास ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि ये कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान से जुड़ी हुई, उनके कैपेक्स से जुड़ी हुई डिटेल होती है। ये एकदम साइलेंट फीचर्स है। बैलेंस शीट इस तरह से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का मुनाफा और कंपनी का ग्रोथ क्यों इतना अच्छा है। यहाँ पे देखो 5 साल में कंपनी ने अपनी
फिक्स एसेट्स डबल कर ली। इन पे डेप्रिसिएशन भी लगता है 15% के हिसाब से, तो भी यहाँ पे आपको फिगर चौंकाने वाले हैं। कंपनी कहीं ना कहीं अपना जो भी मुनाफा है वो री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में, और ये फ्यूचर में कंपनी को इन टर्म ऑफ प्रॉफिट में कन्वर्ट होके ही मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है और ये आपके जहन में होनी चाहिए। अब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो कंपनी के पास 376 करोड़ रुपए के कैश है, जो लास्ट ईयर 167 करोड़ रुपए के थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें तो कंपनी ने 125% का इजाफा इसमें किया है। 376 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश पड़ी हुई है और 18.5 करोड़ रुपए के कर्ज है कंपनी के पास। तो ये ऑलमोस्ट इस बैलेंस शीट को हम डेट फ्री मान के ही चलेंगे। आगे चल के हम कंपनी का और डेटास देखेंगे। जैसे कि अब कंपनी के कुछ रेशियोज के बारे में हम बात कर ले तो सबसे पहले पीई रेशियो 87.90 और इंडस्ट्रियल पीई 86.26। यहाँ पे आपको कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे दिखेंगी। आरओसीई की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 34% का काफ़ी अच्छा आरओसीई। आरओई की बात करें तो 28% का आरओई। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा 26% का। 5 ईयर CAGR सेल्स का देखें तो 8%, थोड़ा सा कम है। 5 ईयर CAGR प्रॉफिट में देखें तो 14%, ये भी काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट हम मान के चल सकते हैं। डेटर्स डे की बात करें 32 डेज का डेटर्स डे है। डिविडेंड पे आउट अगेन बहुत ही अच्छा 47% का। EPS देखें तो 28.67, काफ़ी हेल्दी अर्निंग मानी जाएगी। बुक वैल्यू देखें तो 115 रुपये की बुक वैल्यू है कंपनी की। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्राइस टू बुक देखें तो 25.96 यानी कि 26 टाइम बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड हो रहा है अभी। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो कंपनी ने 2873 का हाई बनाया हुआ है और वहीं पे लो 1482 रुपये का बनाया हुआ है। बेटा की बात करें तो कंपनी यहाँ पे मॉडरेट बेटा पे ट्रेड हो रही है, 0.53 बेटा पे ट्रेड हो रही है। कॉर्पोरेट एक्शंस को देखें तो सबसे पहले हम डिविडेंड देखते हैं। यहाँ पे कंपनी हर साल डिविडेंड देना पसंद करती है। बोनस कंपनी 4 बार ऑलरेडी दे चुकी है। स्प्लिट्स कंपनी ने 2013 में एक बार किया था। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक 1 रुपये की फेस वैल्यू का हो चुका है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स का हिस्सा 52.79% है, जिसमें से 11.86% प्रमोटर्स ने प्लेज किए हुए हैं। FIIs 21.13%, DIIs 7.11%, पब्लिक यानी कि रिटेलर्स 18.98% स्टेक ऑन करते हैं। तो ये दो तरह से हमने कंपनी का एनालिसिस किया और दोनों पैरामीटर्स देखने के बाद हमारे सामने कुछ फैक्ट्स आते हैं। जैसे कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का ROE और ROC दोनों ही अच्छा है, 25% के करीब करीब उनका ROE और ROC है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती है 47% का। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो वो भी काफ़ी कंपनी का अच्छा है, 26% के करीब करीब उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। वेल मैनेज्ड, एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म एसोसिएट प्रोफेशनल्स वाली कंपनी है। कुछ इनके नेगेटिव पॉइंट्स अगर हम देखें तो एक तो ये कंपनी थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे अभी मिल रही है, यानी 26 टाइम अपनी बुक वैल्यू से ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे हम गिन सकते हैं, पर अच्छी चीज़ें थोड़ी महंगी तो मिलेगी। इतने अच्छे उनके फंडामेंटल्स है, इतनी अच्छी बैलेंस शीट्स है। दूसरा, कंपनी का लास्ट 5 ईयर का जो भी सेल्स ग्रोथ है थोड़ा सा कम, यानी 8% के करीब करीब रहा है, पर उसके लिए कई सारे रीजंस है। इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन, ये चीज़ें काफ़ी इम्पेक्ट करती है। रियल एस्टेट्स काफ़ी सालों से मंदी में चल रहा है, तो इनके मेन जो कस्टमर है ज़्यादातर इनका रेवेन्यू रिटेलर से ही आता है, तो वो चीज़ यहाँ पे इम्पेक्ट करती है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस, मेरी स्टडी और मेरी रिसर्च के मुताबिक। आपके सुझाव, प्रश्न, आपकी कमेंट्स आप कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले समय में और भी वीडियोस और शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।